Hello everyone, in this video lecture we will discuss about interhalogen compounds. As we know that halogen atoms have different electronegativities, therefore they can combine with each other and forms binary compounds which are known as interhalogen compound. तो हेलोजन में जो कि हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 डिफरेंट मेंबर्स जनरली हम स्टडी करते हैं जिनके बारे में चूँकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में डिफरेंस होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं और जिनसे बाइनरी आप कह सकते हैं कि कंपाउंड फॉर्म होंगे। बाइनरी इस सेंस में कि दो डिफरेंट हेलोजन एटम्स कंबाइन हो सकते हैं एट अ डिफरेंट प्रोपोर्शंस, अलग अलग प्रोपोर्शंस हो सकता है जिससे जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्योंकि हेलोजन्स के बीच में ही बन रहे हैं, आपस में ही बन रहे हैं, इसलिए इनको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कहा जाता है। जनरली चूँकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो इसलिए ये कोवेलेंट करैक्टर आप कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है, इनमें कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली। तो इस आज के लेक्चर में हम बेसिकली इन्हीं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस किस टाइप से बनते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, इनका स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये सब बातों पे आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की। फॉर एग्जांपल X, X प्राइम 1, X, X प्राइम 3, X, X प्राइम 5 एंड X, X प्राइम 7। तो यहाँ पे चूँकि हेलोजन एटम को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे जो X है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि लार्ज हेलोजन एटम है और यहाँ पे जो X प्राइम है वो बेसिकली आप कह सकते हैं स्मॉल हेलोजन एटम है। तो बेसिकली चूंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड है तो दो डिफरेंट टाइप के हेलोजन्स के बीच में फॉर्म होगा। तो एक डेफिनेटली ज़्यादा एटॉमिक नंबर का होगा, एक कम एटॉमिक नंबर का होगा। तो लार्ज हेलोजन एटम से मतलब है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और स्मॉल हेलोजन एटम से आप समझ सकते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर कम है। तो एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा वाला हमारे पास होगा, एक कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें IF7 में तो I जो है हमारे पास वो एटॉमिक नंबर उसका ज़्यादा है, F का एटॉमिक नंबर कम है। जैसे हमने ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्क्राइब किया है तो इन्हीं के आप कह सकते हैं कि बेसिस पे हम डिफरेंट इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो फ्लोरीन कभी भी ऐसा कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा जहाँ पे वो एज X वर्क करे, वो हमेशा X प्राइम की तरह ही बिहेव करेगा, यानी कि स्मॉलेस्ट। चूँकि ये हेलोजन एटम है तो जब भी ये इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म करेगा तो वहाँ पे ये X प्राइम आप कह सकते हैं कि उसके प्लेस पे हम इसको मेंशन करेंगे, X प्राइम के प्लेस पे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे F के लिए F2 लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंटर हेलोजन नहीं होगा जहाँ पे F एज X आप कह सकें कि बिहेव करे। Cl की बात की जा सकती है, Cl एज अगर आप कहें कि X की तरह बिहेव करे तो ये ClF फॉर्म कर सकता है, ClF3 फॉर्म कर सकता है, ClF5 फॉर्म कर सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि जब भी हम इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो आपने देखा जैसे कि हमारे पास एक X है जो कि आपने कहा कि लार्ज है और इसी के साथ हमको स्मॉल यानी कि जिसको हम X प्राइम कह रहे हैं उनको कंबाइन करना होता है बेसिकली। तो चूँकि हमको पता है कि हमारे पास साइज एक मैटर करता है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम एक छोटे एटम की सराउंडिंग में बहुत बड़े एटम लगा दें और हम कहें कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग के थ्रू इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनना है तो आपको पता है कि जो शेयरिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए फॉर मेकिंग अ बॉन्ड। तो हम ऐसा नहीं है कि Cl की आप सराउंडिंग में कहें कि Br आके हम लगा देंगे, क्योंकि Cl Br से बड़ा है तो वो अटेन नहीं कर पाएगा। Br Cl तो फॉर्म हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि हम Cl के सराउंडिंग में Br3 या ClBr3 ClBr5 कंसिडर करें, ऐसा नहीं है। ठीक इसी तरीके से जैसे हमने कहा था XX7 हो सकता है, आप यहाँ नोट करेंगे कि ClF7 फॉर्म नहीं हो सकता है। इसका भी रीज़न यही है कि Cl की जो सराउंडिंग है वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इतना स्पेस नहीं होता है कि वहाँ पे 5 फ्लोरीन एटम से ज़्यादा यानी कि 7 फ्लोरीन एटम कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अपने आप को
बाइंड कर सकें। तो सिर्फ Cl5 ही फॉर्म हो सकता है। जो स्पेस है Cl की सराउंडिंग में इतना है कि 5F एटम ही इफेक्टिव ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। 7 फ्लोरीन एटम फॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि ज़्यादा हमारे पास बड़ा एटम होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आयोडीन जो है वो इस कैटेगरी का इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करता है। यहाँ पे IF7 हमने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे Br के लिए BrF फॉर्म हो सकता है, BrF3 फॉर्म हो सकता है, BrF5 फॉर्म हो सकता है, BrF7 फॉर्म नहीं होता है। सेम रीज़न है इसका भी। अगर हम इंटर हैलोजन Cl के साथ देखें तो BrCl फॉर्म हो सकता है, बट Cl चूँकि साइज में बड़ा है तो BrCl3 टाइप आप कहेंगे कि फॉर्म होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि Br इतना बड़ा नहीं है कि वो 3 एटम्स क्लोरीन के अफेक्टिव ओवरलैपिंग के थ्रू बाइंड कर सके। आयोडीन बहुत बड़ी रेंज फॉर्म करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की IF, IF3, IF5, IF7। यही एक आप कह सकते हैं ऐसा इंटर हैलोजन कंपाउंड है जहाँ पे एक्स प्राइम यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल एटम है वो 7 प्रेजेंट होते हैं। तो आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं यहाँ पे इवन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स होते हैं। ClF में 2 हैं, ClF3 में 4 हैं, ClF5 में 6 हैं। तो 2, 4, 6 या 8 आप कह सकते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड में नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से ICl फॉर्म हो सकता है, ICl3 भी फॉर्म हो सकता है। ठीक, ICl5 फॉर्म नहीं हो पाएगा। IBr फॉर्म हो सकता है, IBr3 भी फॉर्म हो सकता है, जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रेयर होता है, इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि साइज बड़ा है Br का। तो IBr3 ICl3 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा आप कहेंगे कि स्टेबल नहीं है। ICl3 ज़्यादा स्टेबल आप कह सकते हैं कि होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम जो 4 कैटेगरीज हमने मेंशन की हैं उनके डिफरेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं, जो कि अदर जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैलोजन एटम है वो फॉर्म करते हैं। आप देख सकते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए जो लार्ज हैलोजन एटम होता है उसको ऑक्टेट को एक्सटेंड करना पड़ता है। अगर हम एक कैटेगरी को छोड़ दें एक्स प्राइम जो सिंपल कैटेगरी यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी थी, इस कैटेगरी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब कैटेगरी में ऑक्टेट एक्सटेंड होता है। बिना ऑक्टेट एक्सटेंड किए हम इस टाइप के जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स उनको फॉर्म नहीं कर सकते। अब अगर हम इनकी प्रिपरेशन की बात करें तो इनकी प्रिपरेशन काफ़ी सिंपल होती है। इतना ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि प्रिपरेशन इतनी टफ नहीं है। बेसिकली डायरेक्टली अगर हम कांटेक्ट में ले आएँ, जो भी हम इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करना चाहते हैं जिस भी हैलोजन का, उनको डायरेक्टली कंबाइन करके भी हम इंटर हैलोजन कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। बट जो कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट कंडीशंस पे आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लोरीन और फ्लोरीन के इंटर हैलोजन कंपाउंड के लिए, तो अगर आप फॉर्म करना चाहते हैं ClF, तो हमको इक्विमोलर आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा या अमाउंट लेनी पड़ेगी दोनों हैलोजन्स की। तो अगर हम Cl2 को साथ में कंबाइन करें F2 के, तो हम कह सकते हैं कि 2ClF फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की प्रेजेंस की हमको रिक्वायरमेंट होती है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये 437 केल्विन पे हम कह सकते हैं कि कंडक्ट होती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम जो फ्लोरीन की अमाउंट है उसको एक्सेस में ले लें, यानी कि Cl2 प्लस F2 3 मोल, यानी कि हम इसको एक्सेस में अगर कंसीडर करें, और टेम्परेचर भी हमको वेरी करना पड़ेगा। ये जो रिएक्शन है ये 573 केल्विन पे आप कह सकते हैं कि कंडक्ट होती है। तो इस रिएक्शन में हमको 2 मोल ClF3 के फॉर्म होंगे, यानी कि हमारे पास जो आप कह सकते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हम कंडक्ट करते हैं इन डिफरेंट कंडीशंस। तो कहीं पे एक्सेस में लेनी पड़ती है अमाउंट, कहीं पे टेम्परेचर रेज करना पड़ता है, कहीं पे प्रेशर को राइज करना पड़ता है। तो कंडीशंस को चेंज करके हम क्या करते हैं, इनका जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो डिफरेंट टाइप के फॉर्म कर पाते हैं। ऑब्वियस है कि अगर हमको X'3 या X'7 टाइप आपको हैलोजन्स फॉर्म करना है तो आपको जो स्मॉल हैलोजन एटम है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो जनरली जहाँ पे भी हम इस टाइप के हैलोजन्स को फॉर्म करते हैं या इस टाइप के हैलोजन्स को फॉर्म करते हैं, वहाँ पे हमको जो स्मॉल हैलोजन एटम है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें इस टाइप के हैलोजन को फॉर्म करने की, तो इस टाइप के हैलोजन में हम यूनिमोलर आप कह सकते हैं कि अमाउंट को कंसीडर करते हैं प्रिपेयर करने के लिए।
अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी हैं जो इनको काफ़ी स्पेशल बनाती हैं। तो काफ़ी आप प्रॉपर्टीज़ की बात कर सकते हैं। अगर सिंपल प्रॉपर्टी की बात करें तो इनमें जो लार्ज एटम होता है यानी कि लार्ज हैलोजन एटम होता है वो हमेशा सेंटर में होता है, और जो स्मॉल एटम्स होते हैं हैलोजन यानी कि स्मॉल हैलोजन एटम जो होता है वो उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। अगर हम इनके नेचर की बात करें तो चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनका जो नेचर होता है वो कोवेलेंट टाइप होता है, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप बात करें पर्टिकुलर ClF की अगर हम बात करें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो पोलैरिटी आती है वो ज़्यादा नहीं आती है, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनका जो नेचर है वो कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ साथ ही अगर हम नंबर्स की बात करें तो जैसा भी मैंने बात की थी कि जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनमें इवन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स होते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की बात करें, या तो 2 प्रेजेंट होंगे हैलोजन एटम, 4, 6 या फिर 8 हैलोजन एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो ये जनरली क्या है कि इनके जो नॉर्मल हमारे पास हैलोजन्स हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल हैलोजन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल F2 की अगर हम बात करें तो F2 में F और F के बीच में बॉन्ड है। ठीक इसी तरीके से Cl2 में अगर हम बात करें तो Cl एटम और Cl एटम के बीच में बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये परफेक्टली कोवेलेंट होते हैं और इनमें पोल्स क्रिएट नहीं होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं क्लोरीन गैस का दूसरे क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल के साथ वैन डर वाल्स फोर्सेस के साथ अट्रैक्टेड होता है। वहीं अगर हम बात करें इंटर हैलोजन कंपाउंड की तो इसमें हम पोल्स की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें F और Br के बीच में, तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ज़्यादा है तो ये डेल नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से जब इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म होंगे और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जब अट्रैक्शन की बात की जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, जो कि आप कह सकते हैं कि कोलम्बिक इंट्रैक्शन का एक टाइप है, और वैन डर वाल्स फोर्सेस से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए चूँकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो ये इंट्रैक्शन वर्क कर रहा है वो डाइपोल इंट्रैक्शन है। तो इस वजह से चूँकि इनमें बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इनके मॉलिक्यूल्स की, तो ये क्या करते हैं, जो इनका नेचर होता है वो जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू दी हैलोजन्स। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसी बेसिस पे हम इनके फेसेस की भी बात कर सकते हैं। गैस फेस में और लिक्विड फेस में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ पे आप कहेंगे कि जो डाइपोल है वो वीक हो जाएगा, वहाँ पे इनका जो फिजिकल स्टेट है वो गैसेस हो जाएगी। वहीं अगर इनके बीच में डाइपोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वहाँ पे इनकी जो फेस है वो लिक्विफाई हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं सॉलिड फेस में ये प्रेजेंट होंगे। तो डिपेंड करता है कि पोल कैसा क्रिएट हो रहा है, या इनका जो एटॉमिक मास है यानी कि एटॉमिक मासेस के थ्रू जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा वो कैसा है। तो इन बातों पे इनकी फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है। अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात की जाए, जो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी बेसिकली इनकी जो है वो हैलोजन से ज़्यादा है, जिसकी आप बेसिकली 2 रीज़न दे सकते हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि चूँकि अगर हम हैलोजन की बात करें तो उनमें सेम एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है, सेम एटम्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिससे ओवरलैपिंग काफ़ी इफेक्टिव हो पाती है, या हम कहेंगे कि बहुत बेटर ओवरलैप्ड होती हैं ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक जैसी होती हैं। इस वजह से इंटर हैलोजन की बात की जाए तो यहाँ पे चूँकि 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, तो एक तो ओवरलैप अच्छा नहीं हो पाता है क्योंकि ऑर्बिटल्स के साइज में चेंजेस होते हैं, तो इस वजह से एक तो इनकी ओवरलैपिंग बढ़िया नहीं हो पाती, जिससे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी, आपको पता है चूँकि रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, ऐसी रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, तो यहाँ पे चूँकि पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो अटैकिंग स्पीशीज़ होती है उनको सेंटर प्रोवाइड हो जाता है, जिससे वो अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराएंगे तो F नेगेटिव उसको आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट अवेलेबल कराएगा जहाँ पे वो अटैक कर सकता है। ये क्वालिटी हैलोजन्स के पास नहीं होती है, वहाँ पे इनको कोई पोल नहीं क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे कभी अटैक करते वक्त ऐसी स्पीशीज़ जो चार्ज स्पीशीज़ या चार्ज इंटरमीडिएट होते हैं वो रिएक्टिव नहीं हो पाते हैं या वो अटैक
नहीं कर पाते। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो जो ओवरलैपिंग है वो बढ़िया नहीं है, दूसरा पोल्स की वजह से ये अट्रैक्ट कर लेते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज़ को। एक लास्ट अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी बेसिकली यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है कि थर्मली कितने ज़्यादा स्टेबल हैं ये। तो जैसे जैसे हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो लार्ज होता जाता है, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। इसका अगर हम रीज़न की बात करें तो चूँकि लार्ज एटम जो होगा वो बेसिकली आप कहेंगे कि पोल्स ज़्यादा अच्छा क्रिएट कर पाएगा या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होगी, तो जो भी एटम उसके साथ लगा होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें IF3 की और ClF3 की और ठीक इसी तरीके से BrF3 की भी बात कर सकते हैं, तो ये 3 डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो Cl चूँकि काफ़ी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है बाकी दोनों के रिस्पेक्ट में, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ज़्यादा आएगा देन Br पे, देन लास्ट में हमारे पास Cl पे आएगा। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जो पोल क्रिएट होना है इनमें वो डिफरेंट होगा। क्योंकि जो लार्ज एटम होगा वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पोल ज़्यादा बेटर क्रिएट करेगा, जिससे इनके बीच में क्या है कि आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड का नेचर आएगा वो आयनिक होता जाएगा, या आप कहेंगे कि ज़्यादा पोलर बॉन्ड फॉर्म होता जाएगा, जिससे उन पे जो इंट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स का वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कोवेलेंट जो नेचर है बॉन्ड का वो कम होता जाएगा। तो आप जनरल स्टडी है कि जब कोवेलेंट करैक्टर कम होता जाता है, आयनिक करैक्टर बढ़ता जाता है बॉन्ड्स का, यानी कि दो एटम्स के बीच में आयनिक करैक्टर बढ़ता जाता है, तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि अगर लार्ज एटम हमारे पास है, सेंट्रल एटम, तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे विद रिस्पेक्ट टू दोज मॉलिक्यूल विच हैव स्मॉल सेंट्रल एटम। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो उनको अगर देखें तो जो 4 कैटेगरीज हमने फॉर्म किए, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट में वो NS2 और देन NP5 टाइप होता है। हमारे पास इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, NP5 इस तरीके से। और जो D ऑर्बिटल होती है इसी शेल की वो एम्प्टी होती है, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट कैटेगरी की XX प्राइम टाइप की, तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही अप्रोप्रिएट होता है। अगर हम देखें इस तरीके से तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास पेयरिंग है, यहाँ पेयरिंग है, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। डी की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो एक्स प्राइम हमारे पास है उसका इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में ओवरलैप करेगा, जिससे आप कह सकते हैं कि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी शेप होगी वो लीनियर आ जाएगी इस तरीके से। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं राइज होगा कि किस तरीके से हमारे पास होगा। तो ये लीनियर आप कह सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात की जाए तो X'3, यहाँ पे हमको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे चूँकि 3 बॉन्ड फॉर्म करने तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हमको ज़रूरत है, तो हमको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखनी पड़ेगी। और जैसा कि हमको पता है इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो p ऑर्बिटल्स में हमारे पास पेयर्ड होते हैं, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पेयर्ड होता है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं किसमें, d ऑर्बिटल्स में। तो इस तरीके से यहाँ हमारे पास ये शिफ्ट हो जाएगा, जिससे आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग कराने के लिए हमको स्पेस चाहिए, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे वो इस तरीके से हमारे पास ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेंगे। और जो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होगा यहाँ से हमारे पास वो होगा sp3d। आप देख सकते हैं एक s ऑर्बिटल है, 3 p है और एक d ऑर्बिटल है। तो बेसिकली जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप फॉर्म होती है। चूँकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 लोन पेयर हैं, और जब 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो VSPER थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास बैंड टी शेप आप कह सकते हैं कि फॉर्म होती है। तो अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन पेयर की ओरिएंटेशन की बात करें तो वो नो डाउट
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में है। बट अगर हम बात करें जो ज्योमेट्री बनेगी वो बैंड टी शेप होगा। तो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है और जनरली हमारे पास लोन पेयर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस तरीके से, एक लोन पेयर इस साइड पे। ये प्लेन की बात की जा रही है और यहाँ पे एक सब्सिट्यूएंट यानी कि एक्स प्राइम होगा और यहाँ पे अबव द प्लेन हमारे पास एक सब्सिट्यूएंट और एक हमारे पास बिलो द प्लेन। तो ये जो आप देख रहे हैं कि टी टाइप शेप हो रही है, तो लोन पेयर की प्रेजेंस से थोड़ा सा बेंट हो जाता है इस साइड पे, आप कह सकते हैं कि आ जाता है इस तरफ को। तो जिससे क्या है कि हमारे पास आप देख सकते हैं अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर दूं तो हमको बैंड टी टाइप शेप मिलेगी। तो अगर लोन पेयर ना हो, बॉन्ड पेयर सी हो सारे के सारे पांचों के पांचों, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है। बट चूंकि हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पे, तो बैंड टी शेप आप इसको कह सकते हैं। जो हमारे पास शेप आएगी यहाँ पे बैंड टी शेप हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस टाइप के मॉलिक्यूल की बात की जाती है। नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी को देखें तो ये फर्स्ट कैटेगरी थी, ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी थी, देन हमारे पास थर्ड जो है एक्स प्राइम 5। तो यहाँ पे हमको फिर से चूँकि कोवेलेंसी को एक्सटेंड करना है, तो इसलिए हम इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो S है यानी कि जो NS है वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। P में हमारे पास फिर से चेंज आएगा, जो हमारे पास यहाँ पे पेयर्ड था ये भी अब अनपेयर्ड हो जाएगा और जो पेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे हमारे पास आगे, जो D सबशेल की ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 अनपेयर्ड अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अब 5 बॉन्ड बनने की टेंडेंसी हो सकती है। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हमारे पास परफॉर्म करेंगे ये। तो sp3d2 में अगर आप जनरली देखें तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है अगर सारे बॉन्ड पेयर्स हों, बट चूंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर हैं तो स्क्वायर पिरामिडल शेप हमको यहाँ पे ऑब्जर्व होगी। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास ये x है और ठीक ये प्लेन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो 4 सब्सिट्यूएंट लगेंगे एक्स प्राइम एक्स प्राइम एक्स प्राइम एक्स प्राइम। तो ये एक प्लेन आप कंसीडर कर सकते हैं कि प्लेन पे ये जो 4 हैं हमारे पास स्मॉल हैलोजन एटम वो होंगे और इस तरीके से अबव द प्लेन हमारे पास क्या होगा, जो 5th वन है वो होगा और हमारे पास इस तरीके से जो नीचे का पार्ट होगा वहाँ पे हमारे पास ये लोन पेयर होंगे। तो स्क्वायर पिरामिडल आप शेप की बात कर सकते हैं यहाँ पे, स्क्वायर पिरामिडल। तो इस कैटेगरी के जो मॉलिक्यूल होंगे वहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी। अब अगर लास्ट कैटेगरी की बात की जाए यानी कि जो हमारे पास 4th कैटेगरी है एक्स प्राइम 7, तो इसके लिए हमको फिर से नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करनी पड़ेगी, यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट को हमको देखना पड़ेगा इसकी फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि यहाँ पे हमको 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो जो S का इलेक्ट्रॉन है यानी कि NS2 जो है हमारे पास, वहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन हमको शिफ्ट करना पड़ेगा D में। तो अगर हम इसकी स्टेट को देखें तो यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा अनपेयर्ड, और ठीक इसी तरीके से NP में भी हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होगी, और लास्ट जो हमारे पास T है यहाँ पे भी हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इस स्टेट की अगर बात की जाए। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इस तरीके से 7 बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो ये ऑर्बिटल मिक्स करेंगे अपने आप को, और sp3d3 आप कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन से हमारे पास डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं वो फॉर्म हो रही है। जो सेंट्रल एटम है उनकी हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे अगर हम शेप की बात करें तो sp3d3 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप बनती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होगी। तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप को हम देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास पेंटागोनल प्लेन में हम कह सकते हैं कि जो 5 सब्सिट्यूएंट हैं, यानी कि एक्स प्राइम हमारे पास 5
इस तरीके से पेंटागोनल की शेप में प्रेजेंट होते हैं। और जो सेंट्रल में हमारे पास है, इससे फिर इस प्लेन के एक अबव पोर्शन में इस तरीके से, और एक हमारे पास बिलो इस प्लेन के यहाँ पे। तो इस तरीके से पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप बनती है। अगर हम इनको ज्वाइंट करेंगे डॉटेड लाइन से तो आपको शो होगा कि पिरामिडल बनेगा, एक प्लेन के अबव साइड में और एक प्लेन की जो बिलो साइड है वहाँ पे। तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप इसकी है। यहाँ पे आपने देखा स्क्वायर पिरामिडल है, यहाँ पे हमने देखा बैंड टी शेप था, और जो एक्स प्राइम हमारे पास था टाइप, वहाँ पे लीनियर आप कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर शेप के साथ है। तो इस तरीके से आप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं। 4 डिफरेंट कैटेगरीज में हमने देखा किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया, और लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर में बेसिकली किस टाइप की ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं ये, और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, किस तरीके से आप इनकी वैलेंसी को एक्सटेंड करते हैं, क्या एक्साइटेड स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो डिफरेंट जो भी हम बात करना चाहते हैं उनके लिए इनकी हम नेमिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में आपको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n की जगह पे 3 आ जाता है, 3s2 3p5 होता है, और देन 3p5 के बाद हमारे पास 3d प्रेजेंट होती है नेक्स्ट जो सब शेल है हमारे पास। इसी तरीके से Br के केस में 4 आ जाएगा हमारे पास, 4s2 4p5 देन 4d हो जाएगा उसमें। तो जो भी हम एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं वहाँ पे हम इनके लिए जो इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो इनकी ऑर्बिटल है उनको मेंशन कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करेगा कि हम किन की बात कर रहे हैं, किस इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।